वेलकम टू ऑल गाइस। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के लगभग 50 करने जा रहे हैं और यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है। तो अभी आपको दो वीडियोस मिलेंगे जिसमें एक में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे वाले में भी 50 क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। तो जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ सकता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो एक बहुत क्विक रिवीजन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इस तरीके क्वेश्चन हमारे यहाँ पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया था? तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उन्होंने बाजार नियंत्रण इसलिए लागू किया था कि इन्हें ज़्यादा मात्रा में टैक्स मिल सके। जब ज़्यादा मात्रा में टैक्स मिलेगा तो एक बड़ी सेना रखी जा सकती है। तो यहाँ से जो सेकंड का ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को हम लोग टिक करते हैं। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण राज्य पर आक्रमण किया था। इस राज्य का हमें नाम बताना है। तो इस राज्य का जो नाम है वो देवगिरी है। तो देवगिरी का आक्रमण बहुत फेमस आक्रमण था। तो यहाँ से हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व की उपज कितनी थी या कितना हिस्सा लेता था? तो 1/2 हिस्सा लेता था। आप 50% कह सकते हैं। अगर आप 100 रुपये कमाते तो 50 रुपये अलाउद्दीन खिलजी को देने पड़ते थे और 50 रुपये अपने पास रखने पड़ते थे। तो 1/2 हिस्सा यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। खजाइन उल फतूह किसने लिखी है? नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। अभी यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी बोलते हैं, तूतिया हिंद भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से गाते थे। तो इनके बारे में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मिडेवल हिस्ट्री के ही सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो यहाँ से हम लोग गयासुद्दीन तुगलक को टिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दौलताबाद भी बोलते हैं। तो इसके अलावा इसका एक नाम और था, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा, कांसे और तांबे की थी, क्योंकि उस समय चांदी यहाँ पर थी नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के समय को देखेंगे तो यहाँ पर टोकन करेंसी चलाई गई थी, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी जो कांसा और तांबे की बनी हुई होती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इनको मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह भी बोलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भी योजना चलाई गई थी वो असफल हुई थी। ये यहाँ से याद रखेंगे। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और भी हमें कुछ याद रखना है, क्योंकि ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था और इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भी भारत में आया था। ये क्वेश्चन बहुत, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इब्न बतूता का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता की एक किताब है जिसका नाम है रेहला। तो ये रेहला के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रेहला किताब इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ का जो तत्कालीन समाज था उसके बारे में जानकारी रेहला पुस्तक से आराम से मिल जाती है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिरोज शाह तुगलक किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, खुद फिरोजाबाद इन्होंने बसाया और नहरें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था ये। तो सिंचाई के लिए नहरें बनाने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम और मिलता है, उल्लूक खां। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इनको जोना शाह भी बोला जाता है। तो ये कुछ नाम थे इनको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, दिल्ली का पहला अफगान शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। इसका जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। तो यहाँ पर हम लोग 3 ही शासक पढ़ते हैं, एक तो बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और आगे हम लोग इसको याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी के समय में ही 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इनको हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में कौन सा शहर बसाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में आया है। तो यहाँ पर जो 1504 में शहर बसाया गया वो आगरा बसाया गया है। सबसे पहले आगरा को राजधानी सिकंदर लोदी के द्वारा ही बनाया गया था। बाद में हम देखते हैं मुगल काल में पूरी तरीके से राजधानी बनाया गया आगरा को। उसके बाद दिल्ली भी राजधानी बनी है। तो दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला क्यों फेमस है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो 1504 ईस्वी में आगरा को बसाने का जो काम किया गया है वो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ है? इससे पहले हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। अब यहाँ पर बता देता हूँ, पानीपत के जितने भी युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं यहाँ से। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526
और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो ये तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक करके आप लोग याद रखना, क्योंकि इन तीनों युद्धों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। ये तीनों युद्ध बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमारे इतिहास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग बी को ऑप्शन को टिक कर लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट है, लोदी वंश किसका अंतिम वंश था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लोदी वंश किसका था? दिल्ली सल्तनत का था। और दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद ही मुगल सल्तनत स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था और सैयद वंश लोदी वंश से पहले था। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप एक एक करके याद कर सकते हैं। तो हमारे पेपर्स में आजकल देख रहे हैं कि मिडेबल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दौलत खां लोधी और राणा सांगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा जी थे और ये पंजाब के गवर्नर थे, इनको याद रखेंगे आप लोग। राणा सांगा कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। तो ये यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, राजपूत शासक थे राणा सांगा, और राणा सांगा के साथ भी बाबर का एक युद्ध हुआ है जिसको हम खानवा का युद्ध बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे बाबर ने लगातार 4 युद्ध किए हैं। 4 युद्ध कौन कौन से किए हैं? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ है, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ है। ये चारों युद्ध बहुत क्रम से हैं, आप लोग इनको याद रखोगे। उसके बाद यहाँ से आप याद रखोगे 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग इनकी पूरा सीरीज याद रखोगे। आगे चलते हैं। बाबर मध्य एशिया के किस राजवंश से था? तो यहाँ पर तैमूरिड सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का ए हम लगाएंगे, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? नो डाउट तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसका पूरा नाम है तुजुक बाबरी और इसको बाबरनामा भी बोलते हैं, बाबरनामा। ठीक है, इसका बाद में कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया, इंग्लिश भाषा में भी अनुवाद किया गया है। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत का जो तत्कालीन समाज है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर नामा में, या बाबर ने जो अपनी जीवनी लिखी गई है उसमें किन राज्यों का जिक्र किया है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य का भी जिक्र किया गया है और मेवाड़ का भी जिक्र किया गया है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किन युद्धों में पराजित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी सही होगा। चौसा का युद्ध हो रहा है और कन्नौज का युद्ध हो रहा है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को समाप्त करने का जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो 1564 हो जाएगा। तो 1564 को हम लोग टिक करते हैं, फिर चलते हैं आगे। 1564 सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर की जब्त राजस्व प्रणाली किसने विकसित की थी? इसको जाब्ती प्रणाली बोलते हैं। तो आप लोग जैसे भी कभी कभी ये कुछ ऐसा वर्ड दे देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जाब्त और जाब्ती एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोग सही ऑप्शन पे लगा देंगे टोडरमल। तो टोडरमल के द्वारा ही क्या है, दहसाला पद्धति भी स्टार्ट की गई है और यहाँ पर जाब्ती प्रणाली भी इसको बोला जाता है। तो राजस्व प्रणाली थी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दीन इलाही अकबर ने कब शुरू किया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही 1582 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1582 ईस्वी को टिक करेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किस मुगल शासक को जिंदा पीर बोलते हैं? औरंगजेब, नो डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदा पीर इनको बोला जाता है। अब ये नक्शबंदी सिलसिले को मानते थे, ठीक है ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। नक्शबंदी सिलसिले को फॉलो करते थे और इनको जिंदा पीर बोला जाता है। और इनका जो मकबरा बना हुआ है वो औरंगाबाद में बनाया गया है। औरंगाबाद में एक दूसरा ताजमहल भी है जिसको बीबी का मकबरा बोलते हैं। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया है अपनी वाइफ के लिए, जिसका नाम था रबिया उद्दानी। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इनको याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। शाहजहाँ के काल को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगलों का स्वर्ण युग था ये, क्योंकि शाहजहाँ के काल में ही ताजमहल बना है जो विश्व का 7वां अजूबा है, सभी को पता है। और इन्हीं के समय में दिल्ली का लाल किला बनाया गया, इन्हीं के समय में आगरा का लाल किला और ज़्यादा विस्तार पूर्वक बनाया गया है। तो यहाँ पर ये सफ़ेद संगमरमर से सारे निर्माण जो हुए हैं वो शाहजहाँ के द्वारा ही कराए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ताजमहल शाहजहाँ ने किसकी याद में बनवाया? नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुमताज़ महल। ठीक है, तो आप कमेंट में आपको नाम में बताना है कि मुमताज़ महल का रियल नेम क्या था।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कब किया? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1679 हो जाएगा। तो यहाँ से 1679 को टिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे। ये कुछ डेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जजिया कर कब शुरू हुआ, किसने लागू किया, पुनः ख़त्म कब कराया गया, और पंडितों के ऊपर जजिया कर कब लगाया गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इनको याद रखेंगे। और जजिया कर होता क्या है इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। हमारे अगर हम सही से देखेंगे तो सल्तनत काल में, मुगल काल में 4 तरीके के टैक्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला खुस्म है, फिर खराज है, फिर जजिया है, फिर ज़कात है। तो ये 4 तरीके के टैक्स हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में डिटेल से मैं किसी और दिन बता दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफ़र थे। इनको आप लोग याद रखोगे, बहादुर शाह जफ़र, जिनका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? रंगून में है, ठीक है ना। ये शेर और शायरी भी लिखते थे। इनकी शेर और शायरी बहुत फेमस थी। तो ऐसा भी इन्होंने लिखा है कि कितना बदनसीब है ये जफ़र, 2 गज जमी नसीम ना हुई कुएं यार में। तो ये बहादुर शाह जफ़र के द्वारा ही लिखा गया। बहादुर शाह सेकंड है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बहादुर शाह फर्स्ट नहीं लगाएंगे, फर्स्ट अलग शासक है और सेकंड अलग है। सेकंड का मतलब ही होता जफ़र, ठीक है। तो जफ़र नाम से भी ये अपने पोइम्स वगैरह लिखते थे। तो सेकंड का जो टाइटल मिलेगा वो जफ़र मिलेगा। आगे चलते हैं, नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? तो सिंपल सी बात है, नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहाँ के शासन मतलब जहांगीर के शासनकाल में ही सबसे पहली सफ़ेद संगमरमर की बिल्डिंग बनी है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो नूरजहाँ के जो पिताजी थे जिनका नाम था एतमादुद्दौला, तो ये सबसे पहली बिल्डिंग है जो आगरा में बनाई गई है, सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था, और किससे संबंधित होती थी इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने स्टार्ट की थी, और ये सैन्य व्यवस्था होती थी एक तरीके से, ठीक है। मनसब कितने तक का दिया जाता था, कैसे मनसब प्रदान किए जाते थे, यह जब हम अकबर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमें यहाँ से अच्छा समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। इंपॉर्टेंट युद्ध है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। और जब गुजरात को फतेह किया था तब ये दरवाज़ा बनाया गया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है और इसका निर्माण कब हुआ, क्यों इसका निर्माण कराया गया, यहाँ पर कौन से सूफी संत की दरगाह है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं कभी कभी पेपर्स में, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे शिवनेरी किला में, ठीक है। शिवनेरी किला आप लोग याद रखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1674, इसको सही से टिक कर लीजिए आप। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी? छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने धारण की थी, जैसा कि हम लोग बोलते ही हैं छत्रपति शिवाजी। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में क्या शामिल था? तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में हमें चौथ और सरदेशमुखी देखने को मिलता है। ये चौथ क्या है और सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी देखिए, चौथ क्या है, 1/4 भाग लिया जाता था, और सरदेशमुखी 1/10 भाग था टैक्स का। क्यों लिया जाता था, कैसे लिया जाता था, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथ से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35। चौथ कितना प्रतिशत होता था? अभी मैं जैसा कि आपको बता चुका था कि 1/4 भाग लिया जाता था। यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 25 रुपये आपको देने पड़ते थे। तो ये 1/4 भाग यानी 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समर्थ रामदास को याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, शिवाजी के समय मराठा की राजधानी कौन सी थी? नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रायगढ़। नाम लेते ही थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ रायगढ़ है, एक किला है। तो ये मराठाओं की राजधानी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पेशवा का पद किसके समय वंशानुगत हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ, इसका आंसर सही लगाइए, बालाजी विश्वनाथ होगा ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बाजीराव फर्स्ट होगा। तो बाजीराव फर्स्ट एक महान पेशवा थे, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो द्वितीय संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। आगे चलते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध। मैं ऊपर पढ़ा चुका था, पानीपत के 3 ही युद्ध हुए हैं। तो 1761 का जो युद्ध हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? यहाँ से अहमद शाह अब्दाली को टिक करिए, ये इंपॉर्टेंट है, अहमद शाह अब्दाली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अष्टप्रधान क्या है? यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, अष्टप्रधान क्या है? शिवाजी के 8 मंत्री,
इनको बोलते हैं अष्टप्रधान, ठीक है ना। ये शिवाजी के 9 रत्न, इनको नवरत्न बोलते हैं। ये पेशवा के सलाहकार, ये सब ऑप्शन गलत होने वाले हैं। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो शिवाजी के 8 मंत्री, ये आंसर ठीक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 42, पेशवाई किस युद्ध के बाद समाप्त हुई? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे पेशवाई किस युद्ध के बाद समाप्त हुई। इसका जो सही ऑप्शन है वो जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें पेशवाओं का मतलब पेशवाओं को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर आज चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ताराबाई किसकी पत्नी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम की पत्नी थी ये ताराबाई, इनको आप लोग याद रखेंगे। कई वर्ष तक शासन भी किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 44, पुरंदर की संधि कब हुई? यहाँ से सही से ऑप्शन लगा लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें पुरंदर की संधि को पूछा भी गया था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जयसिंह फर्स्ट हो जाएगा। जयसिंह फर्स्ट को आप लोग क्लिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। मराठा नौसेना का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। तो शिवाजी जो है, शिवाजी की नौसेना बहुत अच्छी थी। इनके बहुत सारे किले समुद्र के बीच में ही बनाए गए हैं, तो आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में कब शुरू हुई? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 8वीं शताब्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बी टिक कर लेंगे। फिर चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलवार संत किसके भक्त थे? तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, आलवार और नयार। आलवार संत विष्णु के भक्त थे। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, नयार। नयार शिव भक्ति को पसंद करते थे, मतलब शिव से संबंधित जो पूजा करते थे उनको नयार भक्त कहते थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, आदि गुरु शंकराचार्य ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अद्वैतवाद हो जाएगा। अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने। और इन्होंने ही बोला था अहम ब्रह्मम अस्ति, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, रामानुज का दर्शन क्या था? क्वेश्चन नंबर 50, रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित था। तो यहाँ चलिए इस सेशन में हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस सेशन में हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वह कबीर किसके शिष्य थे? तो नो डाउट सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 52, कबीर के दोहे किसमें संकलित हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीजक में संबंधित है। तो यहाँ से बीजक को आप लोग टिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे हम लोग। इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं, तो इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, याद रखते हुए चलेंगे। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1469 ईस्वी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, निराकार ईश्वर में भक्ति होती है, उसको हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई गुण नहीं होता है, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। मीराबाई किसकी भक्त थी? सभी बच्चे कर देंगे हल, कृष्ण की भक्त थी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार प्रसार कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में किया था। ये इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो छोटे छोटे पेपर होते हैं उनमें आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन आज जो बड़े पेपर होते हैं, जैसे पीसीएस का पेपर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर इन्हीं सारे क्वेश्चन से होता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पता होंगे तभी आप उन चीज़ों को हल कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। वल्लभाचार्य का दर्शन क्या था? तो वल्लभाचार्य का दर्शन जो था वो शुद्धाद्वैतवाद था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए नामदेव का नाम आपने सुना होगा। नामदेव पहले एक डाकू थे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाद में एक बहुत बड़े संत हुए ये, तो इनके बारे में आप लोग और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सूरदास किसके भक्त थे? नो डाउट कृष्ण के भक्त थे। सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन कृष्ण वर्णन बहुत अच्छा करते थे ये। इनको अंदर ही कृष्ण के दर्शन होते थे। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। इबादत खाना अकबर ने कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में बनाया है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बारे में हम लोग ऊपर बात भी कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62, दाग और चेहरा प्रणाली किसने शुरू की? अकबर के द्वारा ये शुरू की गई है। दाग और चेहरा प्रणाली क्या होता है? ये घुड़सवारों से संबंधित होती है, ठीक है ना। सैन्य व्यवस्था से संबंधित होती है ये, ठीक है। अभी घोड़ों के दाग लगाए जाते थे जिससे शाही घुड़सवारों की पहचान की जा सके, और चेहरा सभी सैनिकों का चेहरा लिखा जाता था।
तो जिससे इनके सैनिक पहचान में आ सकें। ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ और याद रखेंगे, जात और सवार। ये जात और सवार की भी जो शुरुआत है वो अकबर के शासनकाल में ही हुई थी। सब जात और सवार के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ये एक सैन्य व्यवस्था का मुख्य अंग था। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, सिख खालसा की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो गुरु गोबिंद सिंह हो जाएगा। तो यहाँ से गुरु गोबिंद सिंह को टिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। अभी क्या है, खानवा का युद्ध 1527 में किन के बीच में हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, ऊपर मैंने बता दिया था, बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हो रहा है। ठीक है, लगातार 4 युद्ध लड़े गए थे, उनका क्रम मैं ऊपर बता चुका हूँ, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ठीक है, 65 में देखते हैं क्या है, सूफियों का जो फिरदौसी सिलसिला है वो कहाँ लोकप्रिय था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में ज़्यादा लोकप्रिय था, तो बिहार का आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है ना, सूफ़ी सिलसिला और उसके बाद नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था विज्ञापन 51 वाला, तो वहाँ भी सूफ़ी संतों से कुछ सवाल आए थे, 2 से 3 सवाल सूफ़ी संतों से आए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा था आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? नो डाउट अलाउद्दीन खिलजी ने एक सपना देखा था पूरे विश्व को जीतने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया था। ठीक है, तो उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के समय भू राजस्व की उपज का कितना हिस्सा था? तो यहाँ 67 का जो सही आंसर होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, 1/3। ठीक है, कहाँ पर 1/3 है, कहाँ पर 1/2 है, ये आप लोग याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 थी, बाकी हमें 1/3 मिलती है, कहीं कहीं हमें 1/4 भी मिलती है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को विशेष फोकस करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया जा रहा है। इसको सड़क-ए-आज़म भी बोलते हैं। ठीक है, सड़क-ए-आज़म। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा शेरशाह सूरी का नाम क्या है, तो इसको सड़क-ए-आज़म भी बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। कितने पार्ट्स हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है? यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो सिर-ए-अकबर होने वाला है। ठीक है, अब मज़्म बहरीन, 2 समुद्रों का मिलन, ये किस पे लिखी गई थी? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये सारी जो रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके इनको याद रखना है हमें, सिर-ए-अकबर और मज़्म बहरीन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। विजयनगर राज्य की स्थापना किस काल में हुई? तो यहाँ तो नो डाउट है, तुगलक वंश के काल में हुई थी। इस समय शासक कौन था आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है ना, तो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे या मोहम्मद बिन तुगलक थे? कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 72, वतन जागीरें किसको दी जाती थी? तो 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वतन जागीरें किसको दी जाती थी? यहाँ पर आप लोग सही से ऑप्शन पर टिक करेंगे, राजपूत प्रमुखों को। ठीक है, तो इसका मनसबदार को दी नहीं जाती थी, जमींदार ऑप्शन सही नहीं होगा, सूफी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में एकता प्रणाली सबसे पहले किसने शुरू की, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है एकता प्रणाली किसने शुरू की, प्रॉपर तरीके से शुरू करने वाला इल्तुतमिश था, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको सही करेंगे। फिर चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, 74। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। जीतल किसकी मुद्रा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतल किसकी मुद्रा है? तो यहाँ पर हमें 2 मुद्राएं देखने को मिलती है। सबसे पहले हम लोग इसका सही ऑप्शन लगा लेते हैं, दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पर हम लोग 2 मुद्राओं को देखेंगे। एक चांदी से बनी होती थी, उसको टंका बोलते थे। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कभी कभी हमारे पेपर्स में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, पेशवा का पद किसने बनाया था? तो 76 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो शिवाजी के द्वारा बनाया गया है। शिवाजी के द्वारा पेशवा का पद बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, ज्ञानेश्वरी किस सदी में लिखी? ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर से पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ का थोड़ा सा
आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे भी डाउट में लग रहा है, 13वीं शताब्दी में, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो होगा वो 13वीं शताब्दी होगा। आप लोग इस पर नेट पर सर्च करके बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 13वीं शताब्दी ही होगा। आगे चलते हैं 78 की तरफ। तुकाराम किसके समकालीन थे? तो 78 का जो सही ऑप्शन होगा वो जहांगीर के समकालीन थे ये तुकाराम, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखेंगे तुकाराम, ठीक है। आगे चलते जौनपुर शहर किसने बसाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जौनपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। और किसकी याद में बसाया गया था? जौना शाह की याद में बसाया गया था। जौना शाह कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं कुबाचा याल्दोज किसके अधीन अमीर थे? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पूछ लिया जाता है। तो कुबाचा और याल्दोज बलबन के अधीन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सभी को पता आगरा में एक सिकंदरा जगह है, वहाँ पर अकबर का मकबरा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये बताना कमेंट बॉक्स में, सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है उस किले में लूटपाट किसके द्वारा मचाई गई थी, ठीक है। ये कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आ जाता है। तो अकबर के मकबरे को किसने लूटा था या तहस नहस किया था? इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो हम लोग जानते हैं सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाई गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया? नो डाउट अकबर के द्वारा समाप्त किया गया है। तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ये सब अकबर के द्वारा समाप्त किया गया है। और एक नया धर्म चलाया गया था, दीन इलाही, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। बंदगान शब्द किसके लिए है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बंदगान शब्द सुल्तान के जो गुलाम होते थे, स्लेव ऑफ सुल्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही टिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। औरंगजेब के पिताजी का क्या नाम था? सभी को पता है औरंगजेब ने अपने पिताजी को हाउस अरेस्ट किया था, शाहजहाँ को, और इसके जो 3 भाई थे इन तीनों भाइयों को मार दिया था युद्ध में। उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे आप लोग सही से आसानी से पढ़ लेंगे, इसका अलग से एक वीडियो बनेगा, उसमें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पर किसके विरुद्ध युद्ध किया था? अकबर के विरुद्ध किया था। तो यहाँ पर आप लोग सही ऑप्शन लगा लेंगे अकबर, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। सालवाई की संधि 1782 में किसके किसके बीच में हुई? तो सालवाई की जो संधि हुई है वो किसके किसके बीच में हुई है? मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में हुई है। तो यहाँ से आप लोग मराठा और अंग्रेज ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। एकनाथ किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं? तो एकनाथ कहाँ से जुड़े हैं? महाराष्ट्र से जुड़े हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, 88 का बी क्वेश्चन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूते हिंद, इससे पहले ही मैं बता चुका था, भारत का तोता बोला जाता है ना। ये संगीत बहुत अच्छा गाते थे। और अमीर खुसरो के बारे में ऐसा बोला जाता था कि इनके जो गुरु थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद अमीर खुसरो ने भी अपने शरीर को त्याग दिया था। तो यहाँ से आप लोग गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 40 या चहलगानी को किसने नष्ट किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चहलगानी किसने बनाया था? इसको तुर्क चालीसाई बोलते हैं। तो 40 सरदारों का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। और किसने ख़त्म किया था इसको? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। तो ख़त्म करने वाला कौन था? बलबन। और बनाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 91। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई है, सफ़ेद संगमरमर की बनी थी। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 92। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासनकाल में लिखी गई? ठीक है, ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह सूरी के शासनकाल के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा क्योंकि कई बार पेपर्स में यहाँ पर आ चुका है। तो ये यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, शेरशाह सूरी का शासनकाल में थे ये। आगे चलते हैं डाक चौकी की डाक व्यवस्था किसने शुरुआत की? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डाक व्यवस्था जो शुरू की थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपने देखा कि इससे पहले इनको सड़क आजम भी बोला जाता है। इन्होंने एक रोड का निर्माण कराया, उसके बाद डाक चौकी भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाई गई थी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में है, ये भी याद रखेंगे। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में है। और 2 युद्ध लड़े गए थे, इससे पहले मैं बता चुका था, चौसा का युद्ध और कौन सा था? बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था? हुमायूं को हराया था, ठीक है। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड मैं पीछे बता चुका था। आगे चलते हैं हम लोग। गुरु अर्जुन देव ने किसका संकलन किया है? तो 94 इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आदि ग्रंथ हो जाएगा। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है। तो आज हम देखते हैं कि अभी जो पेपर्स हो रहे हैं ना, वहाँ पर सिख धर्म से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आप लोग सिख धर्म को भी पढ़ के जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरा मिडेवल हिस्ट्री एक में ही दे दिया है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या कवर किया, एक तो सल्तनत काल को कवर किया और एक मुगल काल को कवर किया, उसके बाद मराठा साम्राज्य भी हमने देखा, और इसके बाद हमने क्या देखा, सिख धर्म को भी देख रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। घाघरा का युद्ध, जैसा कि हम लोग पीछे बता चुके हैं, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और अफगान सरदार के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही पिक करेंगे। फिर चलेंगे आगे, और मैंने जो पीछे 4 युद्धों की सीरीज आपको पढ़ाई थी, उनमें सब में जो विजयी हुआ है वो बाबर ही हुआ है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। 4 युद्धों के बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। सुलह उल कुल क्या है, सुलह ए कुल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, यूनिवर्सल टॉलरेंस है ये, ठीक है ना। सार्वभौमिक सहिष्णुता भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पे ठीक सही से टिक करिए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 97, मराठा साम्राज्य किस घटना के बाद छोटे छोटे क्षेत्र तक सीमित हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट पर निर्भर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट का अगर हम सही से बात करेंगे तो 1818 में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर बी, थर्ड एंग्लो मराठा बाग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। फिर हम चलते हैं आगे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। निम्बार्क दर्शन क्या है। देखिए अभी हम लोगों ने शंकराचार्य का दर्शन पढ़ा, निम्बार्क का दर्शन पढ़ा, रामानुजाचार्य का दर्शन पढ़ा। तो ये सारे दर्शन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर में पूछ लिया जाता है। निम्बकाचार्य ने जो दर्शन दिया था उसको द्वैतवाद बोलते हैं, ठीक है ना, द्वैतवाद बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा नाम में भी कन्फ्यूजन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, द्वैतवाद, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अद्वैतवाद किसने दिया है, द्वैतवाद किसने दिया है, विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया, शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया है, ठीक है ना। शुद्धाद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया, विशिष्टाद्वैतवाद पीछे हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना, रामानुजाचार्य। ये सब आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे इब्राहिम लोधी, जिसके द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, ठीक है। इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो महाराष्ट्र में बरकरी परंपरा की किसकी पूजा से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो ऑप्शन सबसे अलग है, पंढरपुर का विट्ठल देव, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग के लिए करेंगे। फिर चलेंगे आगे हम लोग। अब यहाँ पर आपने देखा कि 100 क्वेश्चन हमने जल्दी डिस्कस किए। ये 100 क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप एक एक करके जरूर देख के जाना। कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज के हमने सेशन में क्या क्या डिस्कस करा, एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, सल्तनत काल पढ़ा है, ठीक है ना, सल्तनत काल हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मुगल वंश के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, शिवाजी का मराठा साम्राज्य पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ राजवंश थे जिनको हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन में कवर किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर्स में आए हुए हैं। तो 1 से 2 बार इस लेक्चर को देख सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर में हल कर सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ, कोई और राजवंश के साथ। तो यहाँ के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।